वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और बेहतर हो। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम कुछ नोट लिखेंगे। लिखिएगा नोट नंबर 1। मान लीजिए हमें 3 नंबर का एक एपी एज्यूम करना है जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी। तो वो 3 नंबर हम कौन सा एज्यूम करेंगे? एबीसी, पीक्यूआर, एलएमएन? नहीं, क्योंकि अगर ये हम एज्यूम करते हैं एबीसी, पीक्यूआर, एलएमएन, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल को हमें हैंडल करना होगा। लेकिन इसके जगह पर हम ए माइनस डी, ए प्लस डी एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल को हैंडल करना होगा। तो हम कौन सा 3 नंबर एज्यूम करेंगे? ए माइनस डी, ए प्लस डी। इसी तरह अगर हमें 4 नंबर का एपी एज्यूम करना हो तो क्या एज्यूम करेंगे? ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। इसी तरह अगर हमें 5 नंबर का एपी एज्यूम करना हो तो हम क्या करेंगे? 3 नंबर वाला एपी में एक टर्म पहले और एक टर्म बाद में जोड़ देंगे। क्या बन जाएगा? ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। तो इस तरह से हम 5 नंबर का एपी एज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें 6 नंबर का एपी एज्यूम करना हो तो 4 नंबर वाला एपी में एक टर्म पहले एक टर्म बाद में जोड़ देंगे। एक टर्म पहले क्या जोड़ेंगे? ए माइनस फाइव डी, और एक टर्म बाद में क्या जोड़ेंगे? ए प्लस फाइव डी। क्या बन जाएगा हमारा? ए माइनस फाइव डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फाइव डी। तो इस तरह से हम एपी एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नोट नंबर 2। यहाँ पर लिखिएगा kth term from the last equal to n minus k plus 1th term from the beginning। अगर मान लीजिए पीछे से हमें दूसरा टर्म फाइंड करना हो और एक 5 नंबर का एपी है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 5, और k का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि पीछे से दूसरा टर्म फाइंड करना है। तो 5 माइनस 2 प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग क्या हो जाएगा हमारा? 4th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो पीछे से दूसरा टर्म हमारा कौन सा हो जाएगा? 4th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। यहाँ पर तो एपी 5 नंबर का ही, तो डायरेक्ट हम बता देंगे कौन सा होगा यहाँ पर शुरुआत से टर्म। लेकिन अगर बड़ा बड़ा एपी हो तो वहां पर क्या करेंगे? इस फॉर्मूला में फिट करेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा कि शुरुआत से कौन सा टर्म होगा। नेक्स्ट देखेंगे नोट नंबर 3। एक एपी में किसी भी टर्म में अगर हम इक्वल डिस्टेंस आगे और पीछे चले तो उन दोनों का सम का जो हाफ होगा ना, उस टर्म का वैल्यू के बराबर होगा। मतलब अगर nth टर्म हम मान लेते हैं nth टर्म हम मान लिए an, तो इससे अगर kth टर्म आगे बढ़े तो वो हमारा क्या हो जाएगा? a n ऑफ n प्लस के, और k टर्म पीछे बढ़े तो वो हमारा क्या हो जाएगा? a n माइनस के। तो यहाँ पर जो a n का वैल्यू होगा ना, वो a n माइनस के प्लस a n प्लस के का हाफ होगा। मतलब a n इक्वल टू a n माइनस के प्लस a n प्लस के अपॉन 2। ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 15th टर्म से अगर 2 आगे बढ़े तो कौन सा हो जाएगा हमारा? 17th टर्म, और 2 अगर पीछे घटे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 13th टर्म। तो जो 13th टर्म और 17th टर्म का जो वैल्यू होगा और उसका जो हाफ होगा वो 15th टर्म के बराबर आएगा। इसी तरह अगर 3 आगे बढ़े होते तो और 3 पीछे घटे होते तो 3 आगे बढ़ेंगे तो कौन सा हो जाएगा? 18th टर्म, और 3 अगर पीछे घटे तो कौन सा हो जाएगा? 12th टर्म। तो 12th टर्म और 18th टर्म का जो सम का जो हाफ होगा वो किसके बराबर होगा? 15th टर्म के बराबर होगा। तो ये कुछ नोट था, इसे आप नोट करके लिख लेंगे। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है? इफ 5th एंड 6th टर्म्स ऑफ एन एपी आर रिस्पेक्टिवली 6 and 5, देन फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन एपी। मतलब यहाँ पर 5th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 6 और 6th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है हमें 5। 5th टर्म हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस 4d। मतलब a प्लस 4d का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें? 6, और 6th टर्म हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस 5d, जिसका वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें? 5। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इजिली कोई भी बच्चा भी इसे सॉल्व कर सकता है। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा है? a और d। तो a और d इन दोनों में से आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। अब a और d पता चल गया तो एपी के बारे में सब कुछ पता चल गया हमें। अब हमसे 11th टर्म, 12th टर्म, कोई भी टर्म पूछे हम बता देंगे वहां पर फॉर्मूला पुट करके। 11th टर्म पूछा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? a प्लस 10d। a प्लस 10d में a और d का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, और a और d का वैल्यू हमें उन दोनों इक्वेशन से मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास 11th टर्म का वैल्यू आ जाएगा, और वही हमें फाइंड भी करना है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है? इन एन एपी इफ a2 plus a5 minus a3 equal to 10 and a2 plus a9 equal to 17, then find the first term and the common difference। फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं a1 और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं d। फर्स्ट टर्म a1 और कॉमन डिफरेंस d हम मान लेते हैं। तो a2 हमारा क्या हो जाएगा? a1 प्लस d। a5 हमारा क्या हो जाएगा? a1 प्लस 4d, और a3 हमारा क्या हो जाएगा? a1 प्लस 2d। इसी तरह a9 हमारा क्या हो जाएगा? a1
प्लस 8D। इन सभी का वैल्यू हम रख देंगे A2 A5 A3 और A9 के जगह पर ये सब वैल्यू हम रख देंगे, तो हमारे पास दो इक्वेशन हो जाएगा और दो वेरिएबल हो जाएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, एक बच्चा भी इसे सॉल्व कर सकता है। तो ए और डी का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया, मतलब हमारे पास एपी के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब हमसे पूछा क्या है, फर्स्ट टर्म हमने किसे माना था, ए1 को, तो ए1 का वैल्यू तो हमारा उन दोनों इक्वेशन से निकल के आ जाएगा। और कॉमन डिफरेंस भी पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस भी उन दोनों इक्वेशन से निकल के आ जाएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इजिली हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। इनफैक्ट फर्स्ट टर्म नहीं, कुछ भी टर्म पूछा होता है तो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ए1 आ गया, डी आ गया, तो कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP आर रिस्पेक्टिवली A, B एंड C, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो pth टर्म है उसका वैल्यू क्या है 1, qth टर्म का वैल्यू क्या है B और rth टर्म का वैल्यू क्या है C। मतलब अगर पहला टर्म A मान ले और कॉमन डिफरेंस D, तो A प्लस P माइनस 1 टाइम्स ऑफ D का वैल्यू क्या है A प्लस Q माइनस 1 टाइम D का वैल्यू क्या है B, A प्लस R माइनस 1 टाइम्स ऑफ D का वैल्यू क्या है C। तीन इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को मैनिपुलेट करके इजिली हम इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप इसे इजिली सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 एंड द लास्ट इज 45 एंड द सम 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हम मान लेते हैं n और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं d। और यहाँ पर दूसरा क्या दिया हुआ है कि ये यहाँ पर जो AP है इसका सम क्या है 400, सम क्या है यहाँ पर 400, और सम होता क्या है n/2 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म्स। फर्स्ट टर्म हमारा 5 है और लास्ट टाइम हमारा 45 है, तो क्या हो जाएगा n/2 टाइम्स 5 प्लस 45, और वो किसके बराबर होगा 400 के बराबर होगा। तो n/2 टाइम्स 5 प्लस 45 इक्वल टू 400। तो n/2 टाइम्स 5 प्लस 45 हमारा क्या हो गया 50, मतलब n/2 टाइम्स 50 इक्वल टू 400। तो यहां से हमारा n का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब n का वैल्यू हमारा निकल के आ गया और हमसे कॉमन डिफरेंस यहां पर पूछा है, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म हमें पता है क्या है 45, और लास्ट टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। n हमारा निकल के आ चुका है, और फर्स्ट टर्म a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 5, और ये भी हमें पता है। बचा क्या, सिर्फ d ही अननोन है, तो a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d में हमारा सिर्फ d ही अननोन है, और ये किसके बराबर होना चाहिए 45 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हमारा d का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व द इक्वेशन, और इक्वेशन दिया हुआ है x+1 प्लस x+4 प्लस x+7 प्लस एंड सो ऑन अप टू x+28 इक्वल टू 155। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये एक AP है, अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस करें तो हमारा क्या आ रहा है 3, और वैसे भी देख सकते हैं 1 4 7 एंड सो ऑन अप टू 28। तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स का बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 4 7 एंड सो ऑन अप टू 28, ये क्या है हमारा AP। लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, और लास्ट टर्म है क्या 28। a का वैल्यू क्या है 1, d का वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारा 3, तो 3 यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 3 इक्वल टू 28। तो यहाँ पर हमारा n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 उस तरफ गया 27 और 3 से डिवाइड हो गया 9, n माइनस 1 का वैल्यू है 9, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 10, n का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 10। तो इस तरह से हम इसमें n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और इसमें फाइंड क्या करना था, सॉल्व द इक्वेशन इक्वल टू 155, और इसका सम का वैल्यू दिया हुआ 155, और सॉल्व द इक्वेशन का क्या मतलब है कि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। n का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, n का वैल्यू हमारा आ चुका है 10, और x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ AP हमारा क्या होता है n/2 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और इसका वैल्यू हमें दिया हुआ 155, हाँ 155 दिया हुआ है। तो n/2 में n की जगह पर क्या रखेंगे 10, तो 10/2 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा x+1 प्लस x+28। फर्स्ट टर्म क्या है x+1 और लास्ट टर्म क्या है x+28, मतलब x+1 प्लस x+28 और इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 155। सिर्फ एक ही यहाँ पर अननोन है x, इजिली हम निकाल सकते हैं, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, सिंपली हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है,
हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, और एक सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पर आप देखिएगा 1/3 2/3 इस तरह का है, तो 20 भी कुछ आपको 1/3 समझ में आ रहा होगा ये क्या है, क्या ये हमारा 60/3, तो एक तरह से क्या लिखा हुआ 60/3, और 19 1/3 हमारा क्या हो जाएगा 58/3, और 18 2/3 हमारा क्या हो जाएगा 56/3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2/3 से घटते चला जा रहा है, तो 2/3 से घटते चला जा रहा है, तो ये हमारा क्या है एपी है, वो एपी जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा -2/3, -2/3 से घटते चला जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा -2/3। फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा 60/3 मतलब 20, फर्स्ट टर्म 20 और कॉमन डिफरेंस -2/3, तो हमें एपी पता चल गया कि ये एक एपी है। पूछा क्या है हमसे यहाँ पर, हाँ पूछा यहाँ पर कि कितना टर्म हम उठाएंगे तो उसका सम क्या आएगा 300, कितना टर्म उठाएंगे जिसका सम क्या होगा हमारा 300। तो आप सम ऑफ एन टर्म्स फ्रॉम द बिगनिंग आपको पता, फ्रॉम द बिगनिंग आपको पता है क्या होता है, एस एन का वैल्यू क्या होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d। यहाँ पर n अननोन है, सिर्फ a आपको पता है, a मतलब फर्स्ट टर्म पता है क्या 20, और d आपको पता है -2/3, सिर्फ यहाँ पर n ही अननोन है, वो किसके बराबर आना चाहिए 300 के बराबर आना चाहिए। तो जब आप n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d या इक्वल टू 300 लगाएंगे, तो वहां से आपका n का 2 वैल्यू निकल के आएगा। अब n का दोनों में से कौन सा वैल्यू करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, 2 वैल्यू यहाँ पर आ सकता है, क्यों, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है, -2/3 -2 घटते चला जा रहा है ना, तो हो सकता है एक वक्त ऐसा भी आएगा यहाँ पर कि ये निगेटिव में फिर जाने लगेगा, पॉजिटिव से निगेटिव में जाने लगेगा, क्योंकि -2/3 घटते चला जा रहा है, तो एक वक्त ऐसा ही आएगा कि वो फिर निगेटिव में चलते चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 वैल्यू आ रहा है, और आगे क्वेश्चन में हमसे बोला एक्सप्लेन द रीजन ऑफ डबल आंसर, डबल आंसर क्यों आ रहा है वो पूछने बोला है यहाँ पर। मान लेते हैं कि इसका nth टर्म पे वैल्यू, nth टर्म का अगर सम करे तो उसका वैल्यू आ रहा है 300, उसके बाद भी कुछ nth टर्म से कुछ टर्म आगे तक भी ये पॉजिटिव होगा, फिर उसके बाद निगेटिव चलने लगा होगा, तो nth टर्म से कुछ टर्म जो पॉजिटिव आया फिर निगेटिव चलने लगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव बैलेंस हो करके ओवरऑल फिर से हमारा 300 आ गया होगा, समझ रहे हैं, मतलब nth टर्म तक इसका वैल्यू पॉजिटिव है, और वहां तक अगर उस सम करे सारा टर्म्स का तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है हमारा 300, उसके बाद कुछ पॉजिटिव चलेगा और फिर उसके बाद निगेटिव की तरफ ही चलते चला जाएगा, तो कुछ जो पॉजिटिव चला ना वो जो बाद में निगेटिव चल रहा है उससे बैलेंस होके फिर से अगर वहां तक सम करे जो निगेटिव में मान लेते हैं n+k टर्म तक, तो वहां तक जो पॉजिटिव और निगेटिव बैलेंस होके ओवरऑल भी हमारा 300 आ गया होगा, मतलब 2 बार सम इसका 300 आ सकता है, लेकिन 3 बार नहीं आ सकता, 2 ही बार आ सकता है। पहला पॉजिटिव तक, शुरू से पॉजिटिव तक हमारा 300 आया हो, और फिर उसके बाद कुछ टर्म पॉजिटिव चला हो, मतलब कुछ टर्म का वैल्यू पॉजिटिव हो, उसके बाद फिर निगेटिव होने लगा हो, तो कुछ जो निगेटिव हुआ होगा ना वो पॉजिटिव वाला को बैलेंस कर दिया हो, मतलब जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ वो माइनस ही हो गया, तो वापस से फिर 300 ही आ गया। तो हो सकता है ऐसा कि इसका 2 बार सम 300 आएगा, लेकिन ऐसा कब आएगा जब डिक्रीजिंग एपी, अगर मान लीजिए इसी एपी में इंक्रीजिंग एपी रहता तो कभी ऐसा नहीं होता कि दो बार हमारा एन का 2 वैल्यू के लिए सम का वैल्यू हमारा 300 आए, ऐसा नहीं हो सकता है। डिक्रीजिंग एपी है यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि वैल्यू घटते चला जा रहा है, तो एक बार पॉजिटिव किसी nth टर्म तक ये सम 300 आया और फिर कुछ पॉजिटिव और चला, लेकिन फिर कुछ निगेटिव चला, तो वो पॉजिटिव निगेटिव आपस में बैलेंस हो गया उस nth टर्म के बाद जो पॉजिटिव आया था उससे, तो ओवरऑल हमारा 300 सम आ सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap आर इन द रेशियो 7n+1:4n+27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 AP के बारे में जिक्र कर रहा है यहाँ पर, तो हम वो 2 AP मान लेते हैं ना, पहला AP मान लेते हैं जिसका फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस D1 है, और दूसरा AP मान लेते हैं जिसका फर्स्ट टर्म A2 है और कॉमन डिफरेंस D2 है। तो फर्स्ट AP और दूसरा AP का अगर सम का रेशियो निकाले, सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो अगर निकाले, तो हमारा क्या बन जाएगा n/2 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ D1 अपॉन n/2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ A2 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ D2, और ये किसके बराबर दिया हुआ 7n+1 अपॉन 4n+27। तो यहाँ पर हम देखेंगे n और n तो कट जा रहा है, क्या बचा हमारे पास ऊपर में A1 प्लस n-1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ D1, और नीचे में क्या बचा हमारे पास A2 प्लस n-1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ D2।
अगर यहाँ पर n-1/2 टाइम्स n-1/2 के जगह पर हम 10 रख दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा ऊपर में और नीचे में a1 प्लस 10 टाइम्स ऑफ d1 और नीचे में क्या बनेगा a2 प्लस 10 टाइम्स ऑफ d2। a1 प्लस 10 टाइम्स ऑफ d1 हमारा क्या है, यही तो है टर्म 11, यही तो है हमारा टर्म 11 पहला एपी का, और दूसरा एपी का a2 प्लस 10 टाइम्स ऑफ d2, यही तो है हमारा 11 टर्म। तो ऊपर भी 11th टर्म है और नीचे भी 11 टर्म है दोनों एपी का, और इसी का रेशियो हमसे पूछा है। लेकिन n-1/2 के जगह पर आप 10 रख रहे हैं तो n का कौन सा वैल्यू के लिए ये 10 होगा, n का कौन सा वैल्यू के लिए 10 होगा, मतलब n-1/2 इक्वल टू 10। तो यहां से n का वैल्यू आपका आ जाएगा 21। तो n हम 21 रख रहे हैं, तो ऊपर भी T11 आ रहा है नीचे भी T11 आ रहा है दोनों AP का। तो n के जगह पर हम 21 रख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड भी 21 रखेंगे तभी तो उसका रेशियो आएगा ना। तो ऐसा थोड़ी है कि इधर कुछ रख दिए उधर कुछ, दोनों तरफ सेम n का वैल्यू रखेंगे तभी हमारा इक्वल होगा, नहीं तो फिर नॉट इक्वल हो जाएगा। तो n का वैल्यू राइट हैंड साइड भी हम क्या रखेंगे 21, तो राइट हैंड साइड 21 रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27, और यही हमारा रेशियो होगा। दोनों का 11 टर्म का रेशियो हमारा यही होगा, 21 रख के देख लीजिए क्या आ रहा है, वही हमारा रेशियो होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में आपसे 12 टर्म पूछता है 13 टर्म पूछता है, तो देख लेते हैं n का किस वैल्यू के लिए वहां पर 13th d के पहले 13th आ रहा है या 12th आ रहा है, जो भी टर्म पूछा हो तो आप किसी का भी फाइंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 11th के लिए। यहाँ पर 12 13 कुछ भी देता तो हम उसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को हम इजीली डील कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, इन एन एपी Tn डिनोट्स द nth टर्म, Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये बताने वाला बात है, तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि Tn किसे डिनोट करते हैं nth टर्म को, और Sn किसे डिनोट करते हैं सम ऑफ n टर्म्स को। आगे देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है, इफ T7 इक्वल टू 1/7 एंड T9 इक्वल टू 1/7, मतलब T7 का वैल्यू 1/9 दिया हुआ है यहाँ पर। अगर हम पहला टर्म a मान ले और कॉमन डिफरेंस d मान ले तो T7 यहाँ पर बोल रहा है, T7 क्या हो जाएगा a प्लस 6d, मतलब a प्लस 6d का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/9, और T9 हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 8d जिसका वैल्यू दिया हुआ है 1/7। मतलब दो इक्वेशन दो वेरिएबल इजिली सॉल्व कर सकते हैं, a और d का वैल्यू आप निकाल लेंगे तो हमारे पास AP के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या है, देन फाइंड द सम ऑफ वैल्यू ऑफ S63, 64 65 कुछ भी पूछा होता सबका निकाल सकते हैं। S63 हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है Sn का n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 63, 64 पूछता है तो 64 रख देते हैं n की जगह, 63 पूछा है फिलहाल तो 63 रखेंगे, तो क्या बन जाएगा 63/2 टाइम्स 2a, a का वैल्यू जो भी निकलेगा वो रख दीजिएगा, प्लस 63 - 1 मतलब 62 टाइम्स ऑफ d का जो भी वैल्यू निकलेगा आप रख दीजिएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और सीक्वेंस क्या है 20। ये 1/3 2/3 है तो आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि 20 को हम लिख सकते हैं क्या 60/3। आगे क्या है 19 1/3, 19 1/3 मतलब क्या 58 1/3, 18 2/3 को हम क्या बोल सकते हैं 56/3। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का बीच का डिफरेंस क्या है हमारा -2/3, तो -2/3 से घटते चला जा रहा है यहाँ पर। तो मतलब ये वो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है -2/3, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 20, और यहाँ पर क्या हमसे पूछा क्या है फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस, पहला निगेटिव टर्म बताइए सीक्वेंस का। तो अगर हम सिंपली अगर आपसे सिर्फ टर्म पूछे तो टर्म हमारा क्या होता है a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d, a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d। a आपको पता है 20, t पता है -2/3, ये कैसा होना चाहिए निगेटिव। तो देख लेंगे यहाँ से n का कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है, इसमें जो सबसे छोटा n का वैल्यू होगा उसी पे ना उसी टर्म पे ना सबसे पहले ये निगेटिव आया होगा। तो यहाँ से देख लेंगे n का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, उसमें से सबसे छोटा वैल्यू होगा, सबसे छोटा वैल्यू होगा इनका, सबसे पहले वहीं पर वैल्यू इसका निगेटिव आया होगा, नहीं तो और एक बार निगेटिव आ गया तो फिर आगे तो निगेटिव चलते ही चला जा रहा होगा क्योंकि -2/3 हो रहा है। तो देख लेंगे उसमें से सबसे छोटा इनका वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि n हमारा नेचुरल नंबर होता है, यहाँ पर सीक्वेंस सीरीज का बात हो रहा है तो ऐसा नहीं पॉइंट में आप कुछ आंसर ले आएगा, कुछ भी नहीं कर देना है यहाँ पर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है a1 a2 a3 a4, ये क्या है एक AP है, एंड a1 + a5 + a13 + a21
प्लस A25 इक्वल टू 30 दिया हुआ है हमें। देन फाइंड A1 AI सिग्मा ऑफ AI। सिग्मा ऑफ AI का क्या मतलब है? AI का समेशन, और I कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 25 तक, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन अप टू A25। और इधर क्या दिया हुआ है? मिडिल टर्म ऑफ A1 A2 A3 A4 A25। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मिडिल टर्म का बात करें तो A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन अप टू A25 का मिडिल टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस 25 बाई 2 मतलब 13। A13 हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा, मतलब हमसे A13 का वैल्यू यहाँ पर पूछा है। फाइंड करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कैसे निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पर A1 A2 A3 A4 हमारा AP है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? A1 प्लस A5 प्लस A13 प्लस A21 प्लस A25 का वैल्यू दिया हुआ है 30। अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें तो A1 प्लस A25 हमारा क्या होगा? A1 प्लस A25 क्या होगा हमारा? 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म्स। सम ऑफ terms equidistance from the beginning and end is always constant and is equal to the middle term if exist। यहाँ पर middle term exist कर रहा है तो उस sum of terms equidistance from the beginning and end is always constant and is equal to double of the middle term if exist। और यहाँ पे middle term क्या है? A13। तो A13 का 2 टाइम्स हो जाएगा A1 प्लस A25। इसी तरह A5 और A21, A5 और A21 भी इक्वी डिस्टेंस है, एक बिगिनिंग से और एक एंड से, तो इसका भी सम हमारा क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ A13। इसी तरह A13 तो खुद A13 ही है, तो हमारे पास टोटल लेफ्ट हैंड साइड A13 कितना आ गया? दो आएगा हमारा A1 और A25 से, और 2 आएगा A5 और A21 से, और एक A13 दिया हुआ है हमें, तो टोटल हमारा कितना आ गया? 5 बार A13 आया ना, तो 5 टाइम्स ऑफ A13 इक्वल टू 30। तो A13 का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 6। A13 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 6। तो मिडिल टर्म हमारा क्या हो गया? 6। तो A13 का वैल्यू क्या आ गया हमारा? 6। तो पार्ट 2 का तो आंसर हमारा निकल गया क्या? 6। अब यहां पर अगर पहला पार्ट का बात करें, पहला पार्ट में हमसे क्या पूछा है? सिग्मा ऑफ AI, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन अप टू A25 का वैल्यू। यहां पर भी हम दो का पेयर उठाए, A1 A25 A2 A24 ऐसे उठाए, तो टोटल हमारा कितना पेयर बनेगा? 12। टोटल कितना पेयर बनेगा? 12। और साथ ही साथ A13 बच जाएगा, तो A13 को भी साइड ही रख रहे हैं। टोटल 12 पेयर बना है, और एक पेयर से कितना A13 आ रहा है? 2। तो टोटल कितना A13 आया? 24। और एक A13 पहले से है, यहाँ पर एक A13 जो बचा हुआ वही पहले से है, तो टोटल A13 कितना हो गया? 25। टोटल A13 कितना हो गया हमारा? 25। मतलब ये एक तरह से क्या है? सिग्मा का वैल्यू हमारा क्या हो गया? 25 टाइम्स ऑफ A13, और A13 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं क्या? 6। तो 25 टाइम्स ऑफ 6 क्या हो जाएगा हमारा? 150। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 150। तो इस तरह से हम इसका दोनों पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करें कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।